प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा, सह आचार्य इतिहास। कल हमने बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के अंतर्गत राजपूतों की उत्पत्ति नामक अध्याय के कुछ बिंदुओं पर चर्चा की थी। आज हम उसी कड़ी में उसके और प्रचलित मतों के बारे में चर्चा करेंगे। राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में और अन्य जो मत प्रचलित हैं उनमें सूर्य व चंद्रवंशी सिद्धांत काफ़ी चर्चा में रहा है। 10वीं शताब्दी के बाद चारण भाटों द्वारा लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथों में राजपूतों को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बताया गया है। डॉक्टर ओझा ने भी राजपूतों को सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बताया है। उन्होंने अपने मत की पुष्टि में कई शिलालेखों और साहित्यिक ग्रंथों के प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं, जैसे 971 ईस्वी के नाथ अभिलेख में, 977 ईस्वी के आगाटपुर अभिलेख में, 1285 ईस्वी के आबू शिलालेख में और 1428 ईस्वी के श्रृंगी ऋषि के लेख में गुहिल राजपूत राजाओं को रघुकुल से उत्पन्न बताया गया है। इसी प्रकार हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, उज्जान चरित्र ने चौहानों को सूर्यवंशी क्षत्रिय माना है। वंशावली लेखकों में राठौड़ों को सूर्यवंशी, यादव, भाटी और चंद्रावती के चौहानों को चंद्रवंशी बताया है, परंतु डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा इस मत को सभी राजपूतों की उत्पत्ति के लिए स्वीकार करते हैं। डॉक्टर जे.एन. आसोपा का मानना है कि सूर्यवंशी व चंद्रवंशी क्षत्रिय आर्यों की वे दो शाखाएं हैं जो मध्य एशिया से भारत आई। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी स्वीकार करते हुए इन्हें आर्यों की संतान और भारत का मूल निवासी माना है। इसी प्रकार जगदीश सिंह गहलोत का कहना है, वर्तमान राजपूतों के राजवंश वैदिक और पौराणिक काल से राजन्य, क्षत्रिय और उग्र आदि नामों से प्रसिद्ध सूर्य व चंद्रवंशी क्षत्रियों की ही संतान है। ये न तो विदेशी है और न ही विधर्मियों के वंशज है, जैसा कि कुछ यूरोपियन विद्वान मानते हैं। इसी प्रकार ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत भी विद्वानों के बीच चर्चा का विषय रहा है। बिजोलिया शिलालेख, सुंडा अभिलेख व कायम खारासों के आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है। साथ ही चित्तौड़ और अश्लेश्वर से प्राप्त 13वीं शताब्दी के अभिलेख के आधार पर डॉक्टर भंडारकर ने नागर ब्राह्मणों से गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति को स्वीकार किया है। मेवाड़ के महाराणा इसी वंश के थे और अपने को रामचंद्र जी का वंशज मानते थे। मंडोर के राजपूत भी ब्राह्मण वंश के ही माने जाते हैं। इनके पूर्वज हरिश्चंद्र तथा उनकी पत्नी माद्रा की संतान थे। महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में गुहिलोतों को नागर ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान माना है। गोपीनाथ शर्मा भी कुंभलगढ़ प्रशस्ति के आधार पर मेवाड़ के गुहिल वंशी राजपूतों को नागर जाति के ब्राह्मण मानते हैं। इसी प्रकार दशरथ शर्मा ने प्रमाणों को ब्राह्मणी स्वीकार करते हुए लिखा है, जैसे ब्राह्मणों ने अस्त्र उठाए ठीक उसी प्रकार शुंगों, सातवाहनों, कदम्बों और पल्लवों ने उठाए थे।
आपातकाल में धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने क्षत्रिय धर्म धारण किया और इस परिस्थिति में उन्हें क्षत्रियों के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई। चंदेल भी अपने को चंद्रमा और ब्राह्मण कन्या से उत्पन्न मानते हैं। इसी प्रकार आबू के प्रतिहार अपने आप को वशिष्ठ ऋषि की संतान मानते हैं, परंतु डॉक्टर ओझा सीवी वैद्य राजपूतों की उत्पत्ति के ब्राह्मण वंश सिद्धांत के पक्ष में नहीं है। द्विज, ब्रह्मक्षत्रिय, विप्र आदि शब्दों से भंडारकर को संभवतः ये भ्रम हो गया, जबकि इन शब्दों का प्रयोग क्षत्रिय जाति की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है, न कि ब्राह्मण जाति के लिए। राजपूतों के गोत्र उनके पुरोहितों के गोत्र के सूचक हैं, और जब वे अलग अलग जगह जा बसे तब वहाँ जिसको पुरोहित माना उसी का गोत्र वे धारण करने लगे। शिलालेखों में क्षत्रियों के गोत्रों के जो नाम मिलते हैं वे प्राचीन प्रणाली के अनुसार उनके संस्कार कराने वाले पुरोहितों के ही गोत्रों के सूचक हैं, न कि उनके मूल्य पुरुषों के। इसी प्रकार विदेशियों से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत भी काफ़ी प्रचलित रहा है। कुछ विदेशी इतिहासकारों ने राजपूतों को विदेशी स्वीकार किया, जिनमें कनिंघम, विलियम क्रुक, कर्नल जेम्स टॉड और स्मिथ के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। कनिंघम ने ब्रोच नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर इन्हें यूची जाति का वंशज माना और उनका संबंध कुषाणों से जोड़ा। स्मिथ ने भी राजपूतों को विदेशी स्वीकार करते हुए बताया कि शक व यूची की भांति गुर्जर और हुण जातियों का भी शीघ्र ही भारतीयकरण हो गया और इन्हीं राजवंशों को राजपूतों के नाम से अभिहित किया गया। इसी प्रकार दक्षिण भारत की अनेक अनार्य जातियों का, जैसे गौड़, भर, खर्व आदि भी भारतीयों के साथ समाहित हो गए, तो वे चंदेल, राठौड़, घेड़वाल आदि राजपूत कहलाए। उन्होंने अपने आप को प्रतिष्ठित बताने के लिए सूर्य व चंद्र की संतान कहना प्रारंभ किया। क्रुक का कहना है कि शक, कुषाण, पहलव और हुणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। गुर्जर जाति भी हुणों से संबंधित थी। इस जाति व अन्य विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया तथा देश रक्षक के रूप में सम्मान प्राप्त कर लिया। उन्हें रामायण तथा महाभारतकालीन क्षत्रियों से संबंधित कर सूर्य व चंद्रवंशी मान लिया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने रीति रिवाजों के आधार पर राजपूतों को शक और सीथियनों से जोड़ा, जैसे सूर्य पूजा, सती प्रथा, अश्वमेघ यज्ञ, मद्यपान, शस्त्र और घोड़ों का पूजन, तातारी और शकों की पुरानी कथाओं का पुराणों की कथाओं में मिलना आदि। परंतु डॉक्टर ओझा इनसे सहमत नहीं है। सीवी वैद्य ने भी विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध राजपूतों की वैदिक कार्यों से उत्पत्ति को स्वीकार किया है। डॉक्टर ओझा ने बताया है कि राजपूत वैदिक क्षत्रिय के वंशज थे और जिन विभिन्न विदेशी जातियों सीथियन, हूण, कुषाण आदि का भारतीयकरण हुआ, वे भी मध्य एशिया की आर्य जाति के ही वंशज थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा और आसोपा ने भी इस मत का समर्थन किया है। डॉक्टर भंडारकर ने राजपूतों को गुर्जर मानकर विदेशी मत को पुष्ट किया है, परंतु सीवी वैद्य, डॉक्टर ओझा व जीएन शर्मा ने गुर्जर शब्द से तात्पर्य प्रदेश विशेष से लिया है। राष्ट्रकूट और अरब यात्री भी प्रतिहारों को गुर्जर ही बताते हैं और इन्होंने भी उन्हें भूमि विशेष से संबंधित होने के कारण गुर्जर माना है। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी गुर्जर को विदेशी नहीं माना है। गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखों में गुर्जरों को क्षत्रिय ही माना गया है। गुर्जर प्रतिहारों के अभिलेखों में भी उन्हें भारतीय आर्यों की संतान स्वीकारा है। स्पष्ट है
गुर्जर भारतीय थे और भारतीय क्षत्रिय वंशों से ही संबंधित थे। इसी प्रकार मिश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी इतिहासकारों के बीच प्रचलित रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि 5वीं व 6ठी शताब्दी तक जो विदेशी भारत आए वे यहाँ के क्षत्रियों से मिल गए हों तो कोई अत्युक्ति नहीं। ऐसी स्थिति में कुछ राजपूत क्षत्रियों के वंशज हैं तो कुछ विदेशियों से भी हो सकते हैं। जब विदेशी भारत में आए और उत्तरी भारत में अपने राज्य स्थापित कर लिए तब उन्होंने अपना संबंध प्राचीन क्षत्रिय वंशों से जोड़ना प्रारंभ किया था। विशेष तौर से वैवाहिक सूत्रों में बंधने से वे और भी घनिष्ठ हो गए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद भी लिखते हैं, निसंदेह विदेशी जातियाँ जो भारत में आकर बसी उन्होंने सामाजिक वर्गों को पुनर्व्यवस्थित किया और राजनीतिक शक्ति उन्हीं के पास होने से उनके ब्राह्मण सलाहकारों ने उन्हें प्राचीन क्षत्रियों से जोड़ दिया। यूँ भी देखा जाए तो भारतीय संस्कृति में आत्मसात करने का एक ऐसा विलक्षण गुण है जिसकी वजह से विदेशी जातियां जब भारत में आई और यहीं बस गई तो उन्हें नष्ट न कर आत्मसात कर लिया, किंतु तत्कालीन समाज में उनकी स्थिति उनके पेशे के अनुरूप निर्धारित कर स्वीकार की गई। जैसे शस्त्र धारण करने वाले रक्षक या शासक वर्ग को क्षत्रिय स्वीकार कर उन्हें राजपूत कहा गया। स्पष्ट है कि जो विदेशी जातियां भारत में आक्रांता के रूप में आई और विजय उपरांत यहीं बस गई, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो उन्हें यहाँ के क्षत्रियों के साथ संबंध स्थापित करना ज़्यादा अच्छा लगा और वे धीरे धीरे वैवाहिक संबंधों में गूंथने लगे और उनकी संतानें क्षत्रिय कहलाने लगी। स्पष्ट है कि राजपूतों में विभिन्न नस्लों के लोग मिलते हैं। डॉक्टर जीएन शर्मा के अनुसार 6ठी और 7वीं शताब्दी में क्षत्रियों और राजपूतों का समानार्थ प्रयुक्त होना भी यह संकेत करता है कि इन विदेशियों के रक्त से मिश्रित जाति ही राजपूत जाति के रूप में अस्तित्व में आई और एकाएक छात्र धर्म से सुसज्जित होकर प्रकाशवान हो गई और शकादियों का अस्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार से राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में आज भी विवाद बना हुआ है, किंतु अब तक जो शोध या खोज हुई है उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजपूत विदेशी नहीं थे, वे भारतीय क्षत्रिय वंशज ही थे। डॉक्टर जीएन शर्मा व डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भी राजपूतों को मूलतः भारतीय ही स्वीकार किया है। केवल जातीय प्रतिष्ठा स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न सिद्धांतों के आलोक में तत्कालीन अभिलेखों, साहित्यिक ग्रंथों, विद्वानों आदि ने अपने अपने ढंग से राजपूतों की उत्पत्ति को प्रतिपादित कर इसे विवादास्पद बना दिया है। डॉक्टर कानूनगो के शब्दों में अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य व चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हों, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। इस प्रकार उपयुक्त विवरण से ये स्पष्ट हो जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के मत सर्वसम्मत नहीं है। श्री वैद्य अग्निकुंड की कथा को कल्पना मात्र मानते हैं। मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करने वाला क्षत्रिय माना गया है। इस आधार पर राजपूत भी प्राचीन आर्य क्षत्रिय थे। प्राचीन आर्यों में पांडु की दूसरी पत्नी माद्री सती हुई थी। रास व युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किए थे। इस आधार पर भी ओझा ने राजपूतों को आर्यों के संतान माना है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने राजपूतों को सूर्य व चंद्रवंशी बताते हुए आर्यों के संतान और भारत का मूल निवासी माना है। यह निर्विवाद है कि राजपूतों के कुछ प्रचलित रीति रिवाज विदेशियों से मिलते हैं तथा उनकी शारीरिक बनावट में भी साम्य है, परंतु ये सभी साक्ष्य उन्हें विदेशी सिद्ध करने के लिए
पर्याप्त नहीं है। सुदीर्घ काल से एक साथ रहने के परिणाम स्वरूप इस प्रकार की समानता आ जाना स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त राजपूतों ने वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए अपूर्व वीरता प्रदर्शित की थी। विदेशी जातियों की संतानें कभी भी वैदिक सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए इतनी लालायित नहीं हो सकती थी। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को प्राचीन भारतीय आर्यों के वंशज स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। जो भी विदेशी जातियां भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आत्मसात कर लिया तथा हिंदू समाज ने भी उन्हें पूर्णतः स्वीकार कर लिया। परंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि अमुक राजपूत कौन थे, किसकी संतान थे। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही कहा है, अग्निकुंड की कहानी इस प्रगति के युग में नहीं चल सकती। उनके सूर्य और चंद्र से उत्पत्ति भी काल्पनिक सत्य हो सकती है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे, लेकिन यह सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रिय, राम और युधिष्ठिर और अर्जुन इत्यादि की परंपराओं को बनाए रखा और भारतीय मूल्यों को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।